तो दोस्तों वैसे तो हम लोग सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट उस डिस्कशन के बावजूद भी बहुत लोगों के मन में इस आईपीओ के अलॉटमेंट को लेकर कन्फ्यूजन है कि आखिर उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलने वाला है। शेयर होल्डर कोटा में कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, रिटेल कोटा में कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, एचएनआई कोटा में कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, एंड इवन दोस्तों एम्प्लॉय कोटा में कैसे अलॉटमेंट मिलेगा। यानी हर एक कोटा के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी कोटा में अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इन आईपीओ में आपको कैसे अप्लाई करनी चाहिए, सो दैट आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों आईपीओ काफ़ी छोटा है, अगर बीसीसीएल जैसा इस आईपीओ में डिमांड आता है तो में भी आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो कम हो सकता है। इसलिए इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करें ताकि जो आपका अलॉटमेंट चांस है वो औरों के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इशू साइज के बारे में कि आखिर इस आईपीओ का इशू साइज क्या रहने वाला है। तो कल ही इसके रिव्यू वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका जो टोटल इशू साइज होगा वो 1842 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें 10% के आसपास जो कोटा होगा वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा जाएगा, 5% का जो कोटा होगा वो एम्प्लॉय के लिए रखा जाएगा, 35% का जो कोटा होगा वो रिटेल के लिए रखा जाएगा, 15% का जो कोटा होगा वो एचएनआई के लिए रखा जाएगा, एंड बाकी बचा जो 50% का कोटा होगा वो दोस्तों इंक्लूडिंग एंकर को लेकर क्यूआईबी के लिए रखा जाएगा। यानी इन सभी को देखते हुए आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि टोटल 100% के कोटा में यहाँ पे आपको 115% का कोटा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1842 करोड़ के आसपास है, एंड पहले उस इशू में से 10% का जो कोटा है लगभग 184 करोड़ के आसपास वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा जाएगा। यानी पहले हम लोग इसको बाहर कर लेंगे, एंड 5% का जो कोटा एम्प्लॉय के लिए रखा गया है हम पहले उसको बाहर कर लेंगे। यानी हमने सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा को बाहर कर लिया एंड इवन एम्प्लॉय को बाहर कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो टोटल इशू साइज बचा वो लगभग 1566 करोड़ के आसपास बच गया है। एंड अब इस इशू साइज में से 50% क्यूआईबी के लिए रखा जाएगा, 15% एचएनआई के लिए रखा जाएगा, एंड 35% दोस्तों रिटेल के लिए रखा जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक तो सब कुछ अभी तक क्लियर होगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय कोटा के बारे में, शेयर होल्डर कोटा के बारे में, रिटेल कोटा के बारे में, एंड इवन एचएनआई कोटा के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें रिटेल कोटा के बारे में, तो जैसा कि आप जानती हैं कि रिटेल कोटा में जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है वो दोस्तों लॉटरी बेसिस पे होता है। यानी इस आईपीओ में क्यों ना आप 10 लॉट अप्लाई करें, अगर ये आईपीओ रिटेल कोटा में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपका जो अलॉटमेंट मिलेगा वो दोस्तों लॉटरी बेसिस पे ही मिलेगा। एंड जैसा दोस्तों ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड चल रहा है, उम्मीद है कि रिटेल कोटा इस आईपीओ का पहले दिन ही भर जाएगा। इसलिए इस आईपीओ में इस कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट चांस लॉटरी बेसिस पे रहेगा, इसलिए मैक्सिमम एक लॉट ही इस आईपीओ में अप्लाई करना बेटर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल लॉट अप्लाई करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है रिटेल कोटा में। अगर आपको मल्टीपल लॉट अप्लाई ही करना है तो आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उससे आपका अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादातर बढ़ जाएगा एंड फंड का भी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। इसलिए याद रहे कि रिटेल में जो अलॉटमेंट चांस होता है वो दोस्तों लॉटरी बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात कर ले शेयर होल्डर कोटा के बारे में, तो दोस्तों शेयर होल्डर में जो आपका अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होने वाला है। यानी इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा में आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं उतना ज़्यादा आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों बढ़ने वाला है। मैक्सिमम आप इस आईपीओ में 2 लाख तक बिड लगा सकते हैं। यानी 2 लाख बोले तो इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं इवन शेयर होल्डर कोटा में। इसीलिए अगर आपको अपना अलॉटमेंट चांस बढ़ाना है तो शेयर होल्डर कोटा में आपका जितना मन उतना अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इस आईपीओ में आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप 14 लॉट अप्लाई करते हैं एंड मान के चलते हैं कि ये आईपीओ 30 गुना के आसपास तक भरता है, तो मे भी आपका अलॉटमेंट चांस 46 to 50% के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए याद रहे कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर कोटा का जो अलॉटमेंट रूल होता है वो दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। यानी आप जितना ज़्यादा लॉट अप्लाई करते हैं आपका अलॉटमेंट चांस उतना ही ज़्यादा होता है। वहीं शेयर होल्डर कोटा के अगेंस्ट अगर बात करें एम्प्लॉय कोटा के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार एम्प्लॉय है कौन। बहुत लोगों के मन में ये क्वेरी है कि क्या सेंट्रल माइंड प्लानिंग के एम्प्लॉय ही इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी के एम्प्लॉय इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप कोल इंडिया में काम करते हैं या फिर कोल इंडिया के टोटल 8 सब्सिडरी है, उन किसी भी सब्सिडरी में आप काम करते हैं तो इसके एम्प्लॉय कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप भारत कोकिंग कोल में काम करते हैं, सेंट्रल माइन प्लानिंग में काम करते हैं, या फिर इवन कोल इंडिया में काम करते हैं, या फिर कोल इंडिया के किसी भी 8 सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी में काम करते हैं, तो आप इसके एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोटा लगभग इस आईपीओ का 5% रहने वाला है। एंड अगर आप 2 लाख के नीचे का बिड लगाते हैं तो लगभग 8 रुपये पर शेयर पे आपको इसमें छूट भी दिया जाएगा। याद रहे दोस्तों कि रिटेल कोटा एंड शेयर होल्डर कोटा में आप 2 लाख तक का बिड लगा सकते हैं, बट एम्प्लॉय कोटा में आप 5 लाख तक का बिड लगा सकते हैं। बट अगर आप 2 लाख के ऊपर का बिड लगाते हैं तो जो आपको ये 8 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। वो जो डिस्काउंट रखा गया है वो 2 लाख के नीचे वाला ही बिड के लिए रखा गया है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई करते हैं तो 2 लाख तक ही इस आईपीओ में आप अप्लाई करें। वैसे भी एम्प्लॉय कोटा का अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, यानी शेयर होल्डर कोटा के तरह ही इसका भी अलॉटमेंट जो होता है वो दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। यानी जितना ज़्यादा आप पैसा लगाते हैं उतना ज़्यादा आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो बढ़ता है। इसलिए याद रहे कि आप कोल इंडिया या फिर कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी में काम करते हैं तो आप इस आईपीओ के एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, अगर बात कर ले एचएनआई के बारे में, तो एचएनआई का जो रूल है वो दोस्तों 2023 से काफ़ी बदल चुका है। जहां 2023 के पहले इस आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता था, वहीं अब इसका अलॉटमेंट प्रोसेस दोस्तों लॉटरी बेसिस पे होता है। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी आईपीओ का जो एचएनआई कोटा है वो अब रिटेल जैसा ही आपको लॉटरी बेसिस पे अलॉट होता है। हर आईपीओ में एचएनआई के लिए 15% का कोटा दिया जाता है, जिसमें बिग एचएनआई के लिए 10% के आसपास कोटा रिजर्व होता है, एंड स्मॉल एचएनआई के लिए दोस्तों 5% का जो कोटा है वो रिजर्व होता है। स्मॉल एचएनआई में आप 2 से 10 लाख तक का बिड लगा सकते हैं, वहीं बिग एचएनआई में दोस्तों आप 10 लाख से ऊपर का बिड लगा सकते हैं। बट याद रहे कि या तो आप बिग एचएनआई में लगाएं या फिर स्मॉल एचएनआई में लगाएं, जो आपको शेयर मिलेगा वो 2 लाख के आसपास ही मिलेगा। यानी वही लगभग आपको एचएनआई में अलॉटमेंट मिलता है तो 15 लॉट के आसपास तक आपको अलॉट हो सकता है। वो या तो बिग एचएनआई हो गया या फिर स्मॉल एचएनआई हो गया। बट यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्मॉल एचएनआई का जो कोटा है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि बिग एचएनआई का जो कोटा है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना स्मॉल एचएनआई के मुकाबले काफ़ी बेटर होता है, फेवरेबल होता है। सो सिंपल में दोस्तों एक बार अगर फिर से बात कर लें तो याद रहे कि रिटेल कोटा में आपको लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय कोटा एंड शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा, जबकि एचएनआई कोटा में दोस्तों आपको लॉटरी बेसिस पे ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। सो अगर आपको इस आईपीओ में अपना अलॉटमेंट चांस बढ़ाना है तो शेयर होल्डर कोटा में आपको लगभग 14 लॉट अप्लाई करनी चाहिए, एंड रिटेल कोटा में आपको एक अकाउंट से एक ही लॉट अप्लाई करनी चाहिए। एंड अगर दोस्तों आप इस कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी में काम करते हैं तो आप इस आईपीओ में इवन एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ही डीमेट अकाउंट से आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक या तो रिटेल कोटा या फिर एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके शेयर होल्डर कोटा के रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा का रिकॉर्ड डेट जो है वो 12 मार्च को रखा गया है। यानी 12 मार्च के पहले पहले, यानी अगर आप कोल इंडिया का शेयर जो है वो 11 मार्च को बाई किए हैं तब आप इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि 12 मार्च के पहले पहले तक आपने कभी भी कोल इंडिया का शेयर खरीदे होंगे तब आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल है। आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप रिटेल कोटा या फिर एचएनआई कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों जो भी आज का डिटेल था वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। स्टिल इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। बाकी बात दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टिल आपने अभी तक इस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो पर टैप करके इस आईपीओ का फुल रिव्यू भी देख सकते हैं।